नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तारका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। फिलहाल नरेला बस स्टैंड पर हम पहुंचे हैं और ये देखिए कि जहां पर बसें रुकती हैं और इसके ठीक पीछे मेरे पीछे आप देखिए कि जनता पाइल्स क्लिनिक, जहां पर भगंदर, बवासीर और फिशर जैसी बीमारियों का न सिर्फ छारसूतर से बल्कि जर्मन मशीनों से, नई टेक्नोलॉजी से, अत्याधुनिक मशीनों से जो है यहाँ पर अब इलाज किया जाता है। कैसे इलाज किया जाता है, कितना समय लगता है, क्या कुछ ओपीडी फीस है, तमाम बातचीत फिलहाल हमारे यहाँ पर जो डॉक्टर अभिनव हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। चले बने रहे हमारे साथ। हर चौथे पांचवें आदमी को जिस तरह से खान पान बदला है और उसके बाद बवासीर या भगंदर जैसी जो बीमारियां हैं वो होनी शुरू हो जा रही है और खासतौर पर महिलाओं को, आज महिलाओं के ऊपर जो है हमारा बवासीर और भगंदर जो एक टॉपिक है वो लेकर के हम जनता पाइल्स क्लिनिक नरेला में पहुंचे और डॉक्टर अभिनव हमारे साथ मौजूद हैं। सर्जन हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका सिटी तारका पर। जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, अमूमन महिलाओं को जो है आजकल देखा जाता है कि भाई बवासीर हो जाती है और बहुत सारी महिलाएं हैं वो ना शर्म हया के मारे बता भी नहीं पाती। तो इसकी शुरुआत जो है महिलाओं को क्यों होती है, कैसे होती है इसकी शुरुआत? देखिए सर, महिलाओं में भी ये दिक्कत उतनी ही कॉमन है जितनी पुरुषों में है। जी। बट महिलाओं में क्या दिक्कत है कि वो जब उन्हें ये समस्या होती है तो वो चीज़ों को इग्नोर करती हैं, टॉलरेट करती हैं, ठीक है हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, दवा लिए ठीक हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत फीमेल पेशेंट्स आती हैं, मैरिड, अनमैरिड, जिन्हें ये पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की ये समस्याएं हैं। तो वो शुरू में तो सर देखिए आपने सही बोला, बिल्कुल लाज की वजह से, शर्म की वजह से, किसी को बताने से भी थोड़ा सा शर्म आती है और दिखाना तो दूर की बात हो गई। ऊपर से अगर मेल डॉक्टर हो गया तब तो समझ लीजिए और प्रॉब्लम है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, कॉज अगर पहले ये बीमारियां उतनी नहीं थी, बट अगर आप कॉज पूछेंगे स्पेसिफिकली फीमेल्स में तो प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा कॉज है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि यूट्रस का वेट धीरे धीरे बढ़ता है। यूट्रस का वेट बढ़ने से एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिससे जो पेल्विक वेन्स है, रेक्टल वेन्स है, उन पे प्रेशर पड़ता है। जी। उस समय आप देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो ये कंप्लेन करती हैं। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई हो या चाइल्ड बर्थ, बच्चा होने के बाद अगर वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें भी आप देखिए महिला को स्ट्रेन करना पड़ता है थोड़ा। तो उसके बाद भी आप देखेंगे ना, ये चाइल्ड बर्थ के बाद हमारे पास तो बहुत पेशेंट्स आती हैं, स्पेशली बच्चा हुआ, चाइल्ड बर्थ हुआ और उसके 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद वो सपोज मतलब सोचिए इतने परेशान हो जाती है कि उनको आना ही पड़ता है। हालांकि उस समय वो फीडिंग मदर्स होती, मतलब बच्चा फीड कर रहा होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक महिलाओं में एक इम्पॉर्टेंट कारण है। जैसे मेंस्ट्रुएशन के दौरान हुआ या मेनोपॉज के समय, आप देखेंगे इस समय भी या इस एज ग्रुप की भी महिलाओं को या महिलाएं हमारे पास आ रही हैं इस टाइम पीरियड में। महिलाओं में आप देखेंगे ना, एक नेचर है कि जैसे अगर उनको, वो घर की महिलाएं हैं या कहीं जॉब कर रही, उनको अगर टॉयलेट लगी या पॉटी लगा कुछ, तो घर पे हैं तो थोड़ा देर रोक लेगी, नहीं ये काम कर लेते हैं, वो काम कर लेते हैं। वो जो अर्ज है उसको वो रोक देते हैं, प्रेशर। हाँ, जो अर्ज है, अर्ज टू डेफिकेट, अर्ज टू यूरिनेट, मतलब पेशाब करने की जो अर्ज हुआ या पॉटी करने का जो, उसको भी वो दबा लेते हैं, सप्रेस कर देते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं एक कारण है। आप देखेंगे तो सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, बहुत कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, घर पे नो डाउट घर का काम करती है, बट सीडेंट्री लाइफस्टाइल भी एक कारण है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कब्जियत है तो बहुत क्रोनिक हो जाती है उनको। तो शुरू में वो घर ही का वो जो बेसिक करती हैं। तो कॉन्स्टिपेशन क्रोनिक एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है। लग्जैटिव का, जैसे कब्जियत हुई तो किसी से बोल के कोई दवा ले ली, वो अब वो दवा खाई, उनको रिलीफ तो भाई दवा काम तो करेगी, तो मिला। अब वो लगातार हैबिचुअल हो गए कि नहीं यही दवा लेंगे, मेरा पेट साफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक कारण बनता है। और भी आप देखेंगे कि एक स्ट्रेनिंग बहुत बड़ा कारण है। जैसे बाथरूम में बैठ के स्ट्रेन करना टॉयलेट में, कि मोशन नहीं हो रहा है, पॉटी की अर्ज नहीं है, या तब भी बैठ के जोर लगाना, गांठना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करके कहीं ना कहीं महिलाओं में पाइल्स हुआ, फिशर हुआ, फिस्टुला, इन गंभीर बीमारियों को उत्पन्न कर रही हैं। किस उम्र की महिलाओं को ये ज़्यादा?
सर देखिए, अभी तो मैं आपको बताऊं कि अभी एक 13-14 साल की बच्ची भी आई थी, एक 9 साल की बच्ची आई थी। मतलब कोई एज ग्रुप स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, चाइल्ड बर्थ के बाद या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो फीमेल्स आती हैं जी। बट ओल्ड एज भी पेशेंट्स आ रहे हैं। ओल्ड एज वो आ रहे हैं जो जिनको शुरू में भी हुआ होगा, वो नेग्लेक्ट करते हैं। यंग एज की फीमेल्स आ रही हैं, उनके पीछे क्या रीज़न है? उनका ईटिंग हैबिट, बाहर का ये जो खाना फास्ट है, ये सब बहुत कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। जो मैदे से रिलेटेड बनी चीज़ें हैं, ये भी कहीं ना कहीं कब्जियत कर रही हैं। और यंग एज में मुझे लग रहा है ईटिंग हैबिट एक बहुत बड़ा कारण है। और जिस तरह से आपने बताया सर कि प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं को ये चीज़ें होती है, तो और आगे जिस तरह अगला बच्चा जिस तरह उन्होंने फिर से चाह रहे हैं लोग, तो उसमें भी कोई परेशानी आती है इसके को लेकर? सर देखिए, चाइल्ड बर्थ अपने आप में एक बहुत मेजर इशू है। इसके बाद फीमेल्स में आप देखेंगे मेनली उनको फिशर और पाइल्स, हेमोरॉइड्स की समस्या रहती है। किसी किसी में थ्रोम्बोज हो जाती है, तो बहुत पेनफुल कंडीशन रहती है। तो डिपेंड करता है कि नेक्स्ट बेबी के समय उनका, जैसे पहला बेबी नॉर्मल हुआ था या सी सेक्शन हुआ था, तो क्योंकि प्रोसेस पूरा वही सेम है, यूट्रस का वेट बढ़ेगा, एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, रेक्टल वेन्स डायलेट होंगी, तो इन सब के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ऐसे में हम फीमेल्स को भी ये बताने का काम करते हैं कि आपकी ईटिंग हैबिट कैसी हो, आपका टॉयलेट टाइम कितना हो, कैसा डाइट आप लीजिए, वाटर इनटेक कितना होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फॉलो करने से जो कॉम्प्लिकेशंस है, जो प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी हद तक कम भी होती है। अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं कि महिलाओं में क्या जो घर पे काम करते घरेलू महिलाएं हैं, उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, या फिर जिस तरह नौकरी पेशा करती हैं वो बैठा सीटिंग उनको? सर सीडेंट्री, मैंने अभी पिछले भी अपने कारण में बताया, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, 4x4 या 6x6 क्यूबिकल में बैठे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं, सुबह 8-9 बजे बैठे, शाम को 5-6 बजे उठ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, आपका कोई एक्टिव या फिजिकली एक्टिव आप हैं ही नहीं, तो उसके लिए आप घर पे थोड़ा सा कुछ बेसिक एक्सरसाइज कीजिए। तो हम लोग जो पेशेंट देख रहे हैं सर, वो हाउसवाइफ भी हैं, वो वर्किंग हैं, वो टीनेजर्स हैं, वो मैरिड वुमेन्स भी हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स भी हैं, मेनोपॉजल वुमेन्स भी हैं, मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन्स भी हैं। तो सर हम लोग ऑलमोस्ट, अब बताए ना, एक बच्ची आई 9-10 साल की, अब उसकी क्या गलती है, वो भी सफ़र कर ही रही है। तो सर हम लोग एक लंबा एज ग्रुप डील कर रहे हैं इस समय, और जो कि पहले इतना नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों को जानकारी नहीं है कि ये लोग सीरियस नहीं लेते। तो इसलिए मेरा अपील है कि ऐसी कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, स्पेशली ये मैं वीडियो इसलिए फीमेल्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ कि वो शर्म की वजह से मेल डॉक्टर से मिलना, उनको बताना भी एक उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमारे पास फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल सर्जन्स, इवन जो हिस्ट्री भी लेता है वो फीमेल है हमारे पास, सो दैट आप कोई भी चीज़ अपनी शेयर करने में बिल्कुल झिझक ना करें। लोकल एग्जामिनेशन जो हम करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन या डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, वो भी करने या कराने में आपको संकोच ना हो, फीमेल डॉक्टर्स के रहते हैं। जो आपने 9 साल की बच्ची को बताया, तो क्या कारण रहा होगा, कुछ आपने एनालाइज सर किया? हाँ, उसको बाहर थ्रोम्बोज जैसा बन गया था। मुझे लग रहा है ईटिंग और उस ट्रेनिंग कारण हो सकता है कि, क्योंकि ये बच्चे ये सब जो है ना, 7 साल 8 साल 10 साल, चिप्स कुरकुरे, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पैकेट वाली चीज़ें। पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते। चिप्स कुरकुरे, ये सब मोमोज, ये सब का मुझे लगता है इस एज ग्रुप में बहुत ज़्यादा चलन है। तो हार्ड स्टूल एक बहुत बड़ा रीज़न उसमें रहा होगा उस बच्चे में, और कहीं ना कहीं ट्रेनिंग। डॉक्टर साहब, ये तो रही फीमेल्स की बात। अब जाहिर सी बात है, बार बार कब्ज का नाम आ रहा है, और बहुत सारे साथी ये सुनने में आता है कि उनको 15-15, 20-20 मिनट, आधा घंटा वो जाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तब जाकर के वो फ्रेश हो पाते हैं। मतलब क्या कारण रहता है, क्या, या फिर वो उसकी आदत बन जा रही है, या फिर वो कब्ज या फिर इस तरह के लक्षण जो है वो शुरुआत है? सर देखिए, इन बीमारियों में कब्ज तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही, बट जिन्हें ये लगता है कि चाय पी के या सिगरेट स्मोक करके, बीड़ी जैसा आपने बोला, या ज़्यादा देर बाथरूम में बैठ के हो जाए, तो वो कहीं ना कहीं अपने साथ गलत कर रहे हैं, क्योंकि उसका नतीजा उन्हें कुछ दिनों बाद झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा देर आप बैठेंगे तो आप, अगर आपको मोशन नहीं हो रहा तो आप स्ट्रेन करेंगे ही करेंगे, और स्ट्रेन करेंगे तो वहीं से बीमारी शुरू होती है। तो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, हम उन लोगों को बताते हैं कि आपकी ईटिंग और बॉवल हैबिट कैसी है,
क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता कि लोग कहेंगे यार बॉवेल हैबिट या बॉवेल, इसके बारे में बताने की क्या ज़रूरत, टट्टी करना कौन समझाता है। बट ये है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन बीमारियों को रोकने में, या इन वजहों से, इनका फॉलो नहीं करने से ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया था हमारे पास 52 ईयर्स के जी। वो डेढ़ से उनके साथ में अटेंडेंट आई थी, वो बोली सर ये 1.5-2 घंटा रहते हैं बाथरूम सिर्फ पॉटी में। अब अगर उनको हेमोरॉइड्स नहीं होगा, ओल्ड भी एज है, अगर उनको प्रोलैप्स नहीं हुआ तो सर किसको होगा? तो इसीलिए मेरा निवेदन है कि कृपया 2 से 3 मिनट ही बैठें। जब लगे अर्ज डिफिकेट होने का या पॉटी करने का, जब लगे शंका, तभी जाएं। बैठ के मोबाइल ना चलाएं, न्यूज़पेपर ना पढ़ें, क्योंकि वो उसकी जगह है। ध्यान वही होना चाहिए आपका जी। ठीक। और एक चीज़ और है सर कि अब 2-3 मिनट तो आपने बताया, लेकिन नहीं बन पा रहा उनका काम, तो उसके लिए बहुत सारे लोग हैं कि भाई कोई गुनगुना फ्रेश होने से जाने से पहले गुनगुना पानी पी लेते हैं, या तरीका क्या है, क्या एडवाइस है? नहीं, बिल्कुल देखिए, एडवाइस यही है कि थोड़ा सा खाने में अपने चेंजेस लाइए। जैसे खाने से पहले कम से कम 1 प्लेट सैलेड ले लीजिए जी। फाइबर रिच डाइट जो भी उनको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ाइए अपने डे टाइम में या अपने पूरे दिन में। पानी का इंटेक प्रॉपर होना चाहिए। लगातार सिटिंग जॉब अगर है तो थोड़ा सा टहलिए फिरिए, या कोई फिजिकल एक्टिविटी दिन में अगर टाइम मिले शाम को वो कीजिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचिए थोड़ा सा। अगर कोई एडिक्शन है उससे बचिए। वॉशरूम में कम से कम टाइम स्पेंड कीजिए। यही सब मैं बताना चाहूँगा। एक कुछ लोगों की आदत होती है कि खाना खा रहे हैं बीच बीच में पानी पी लेते हैं, तो वो भी कुछ गलत है? नहीं, देखिए आयुर्वेदा में प्रॉपर जल कब ग्रहण करना चाहिए और कब ग्रहण करने से उसके क्या क्या लाभ है वो प्रॉपर बताया जाए। हाँ, अगर जैसा आपने पूछा कि अगर खाने के बीच बीच में सिप बाय सिप वाटर लेना, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से अपील रहेगी कि वीडियो को आप शेयर जरूर करें। नमस्कार।